नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के कैम्ब्रिज विश्लेषण का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसे हम नगद शेष दृष्टिकोण भी कहते हैं। इस सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगी कि विद्यार्थियों, मैंने अपने पूर्व वीडियो में जिस मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की व्याख्या की थी वो फिशर के मुद्रा के परिमाण सिद्धांत से जाना जाता है। फिशर ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए मुद्रा के लेन देन के उद्देश्य को आधार बनाया और यह व्यक्त किया कि लोगों के द्वारा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मुद्रा की मांग सौदों के ट्रांजैक्शन के लिए अथवा लेन देन के लिए की जाती है। इसलिए मुद्रा के फिशर के सिद्धांत को हम लेन देन का सिद्धांत भी हम कहते थे। लेकिन इस सिद्धांत की कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों के द्वारा महत्वपूर्ण आलोचना इस आधार पर की गई थी कि कैम्ब्रिज दृष्टिकोण ये मान के चलता है कि फिशर ने मुद्रा की मांग के संदर्भ में जो दृष्टिकोण व्यक्त किया वह मात्र एक ही उद्देश्य को लेके चलता था कि मुद्रा की मांग अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लेन देन के उद्देश्य के लिए ही की जाती है। कैम्ब्रिज विश्लेषण ये मान के चलता है कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लोगों के द्वारा मुद्रा की मांग मात्र लेन देन के उद्देश्य के लिए नहीं की जाती, बल्कि लोग अपनी वास्तविक आय अथवा मौद्रिक आय का कुछ अंश नगद रूप में अपने पास संचय करके रखना चाहते हैं, जिसकी की अवहेलना फिशर के द्वारा अपने सिद्धांत में की गई थी। अतः कैम्ब्रिज विश्लेषण ने उस पर सुधार करते हुए मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के दृष्टिकोण में नगद संचयन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखा। इसलिए इनके सिद्धांत को हम नगद संचयन कोष सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। हम जानते हैं विद्यार्थियों कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर मार्शल, पीगू, केन्स इत्यादि के द्वारा किया गया था और इस सिद्धांत के अंतर्गत फिशर के सिद्धांत के ऊपर सुधार करते हुए इस बात की विवेचना की गई कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मुद्रा की पूर्ति जो है वो अपने आप में स्थिर मात्रा में पाई जाती है और उसको प्रत्येक राष्ट्र का केंद्रीय बैंक जारी करता है। अतः उन्होंने अपने विश्लेषण के अंतर्गत मुद्रा की पूर्ति को कांस्टेंट माना और मुद्रा की मांग में परिवर्तन को आधार बनाया मुद्रा के परिमाण के सिद्धांत के विश्लेषण का। अतः इस सिद्धांत को मुद्रा की मांग का सिद्धांत भी कहते हैं। विद्यार्थियों, मैंने अभी केवल मात्र आपको इतना स्पष्ट किया है कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का कैम्ब्रिज विश्लेषण जो है वो इस पर आधारित है कि इसे हम नगद संचयन दृष्टिकोण भी मान के चलते हैं और इसे हम मुद्रा की मांग का सिद्धांत भी कहते हैं। अब मैं विस्तृत रूप में आपके समक्ष कैम्ब्रिज दृष्टिकोण की व्याख्या करूंगी और स्पष्ट करने का प्रयास करूंगी कि किस प्रकार उन्होंने अपने विश्लेषण को फिशर के विश्लेषण के ऊपर सुधार मानते हुए अपने सिद्धांत की विवेचना की। कैम्ब्रिज दृष्टिकोण 3 महत्वपूर्ण तथ्यों पर आधारित है। फर्स्ट, हम ये कहते हैं कि समाज की आय का कुछ भाग नगद कोष के रूप में रखा जाता है। कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री ये मान के चलते थे कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लोगों के द्वारा मुद्रा की नगद मांग की जाती है क्योंकि लोग अपनी वास्तविक अथवा मौद्रिक आय का कुछ भाग नगद के रूप में संचय करके रखना चाहते हैं। दूसरा, ये मान के चलते थे कि मुद्रा की मांग लोगों की तरलता पसंदगी पर निर्भर करती है, यानी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लोग मुद्रा की मांग कितनी करेंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि लोग अपने पास में लिक्विड मनी कितनी रखना चाहते हैं। कितनी लिक्विड मनी रखना चाहते हैं ये एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। हम कितना अपेक्षा करते हैं कि हमारे पास में हर समय कुछ मनी, लिक्विड मनी अपने पास होनी चाहिए। तो मांग पक्ष किससे प्रभावित था? कैम्ब्रिज विश्लेषण के अनुसार लोगों की लिक्विड मनी रखने की डिमांड के ऊपर आधारित था। तीसरा, वो अपने विश्लेषण में ये मान के चलते हैं कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अल्पकाल के अंतर्गत मुद्रा की पूर्ति जो है वो स्थिर पाई जाती है। अर्थात वह ये मान के चलते थे कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत
मुद्रा की पूर्ति में जो है वो वृद्धि या कमी जो की जाती है या जो मनी सप्लाई क्रिएट की जाती है वो एक राष्ट्र के केंद्रीय बैंक के द्वारा की जाती है, इसलिए उसकी मात्रा अल्पकाल में स्थिर पाई जाती है। तो अभी आपने विद्यार्थियों समझा कि मुद्रा का परिमाण सिद्धांत कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो थे उन पर आधारित था और उनकी विस्तृत व्याख्या हम आगे करने वाले हैं। मुद्रा की मांग में वो क्या सम्मिलित करते थे विद्यार्थियों, वह ये कहते थे कैम्ब्रिज विश्लेषण की मुद्रा की मांग क्या है, वास्तविक आय का वह भाग है जिसे लोग अपने पास नगद रूप में रखते हैं। यह लोगों की तरलता पसंदी पर निर्भर करता है। मैंने आपको अभी स्पष्ट किया कि लिक्विड रूप में कितनी लोग मुद्रा रखना चाहते हैं, ये इस पर निर्भर करता है कि लोग अर्थव्यवस्था में कितना अपने पास नगद रखना चाहेंगे। इसका विश्लेषण कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री करते हैं और वो मानते हैं कि समाज में लोगों की जो तरलता पसंदगी है वो निम्न तथ्यों से प्रभावित होती है। जैसे मैं आपको बात करूं आय प्राप्ति की अवधि, यदि आय प्राप्ति की अवधि बहुत अधिक है तो लोग अपने पास में लिक्विड मनी रखना चाहेंगे, तरलता पसंदगी रखना चाहेंगे, और यदि आय प्राप्ति की अवधि कम है तो लोग ज्यादा अपने पास में संचय करके नहीं रखना चाहेंगे, क्योंकि उनको अपेक्षा ये होती है कि जल्दी हमें इनकम की प्राप्ति हो जाएगी। इसी तरह से किसी अर्थव्यवस्था में लेन देन की आदत कैसे पाई जाती है, जैसे हम कहें कि किसी अर्थव्यवस्था में कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं और किसी अर्थव्यवस्था में क्रेडिट सिस्टम होता है या उधार की प्रणाली पाई जाती है। और यदि अर्थव्यवस्था में हम ये कहते हैं लेन देन की आदत कैश है, नगद रूप में लोग पैसे को खर्च करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, लोगों की तरलता पसंदगी अधिक होगी। और यदि उनको पता है कि हमने उधार में ही काम करना है, चलाना है या अपने लेन देन करने हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, उनकी तरलता पसंदगी जो होगी वो कम पाई जाएगी। इसी तरह से व्यापार चक्र हम मान के चलते हैं, व्यापार चक्र एक महत्वपूर्ण फैक्टर है समाज में तरलता पसंदगी को प्रभावित करने वाला। तेजी की स्थितियां होती हैं, लोगों को मनी की आवश्यकता अधिक होती है क्योंकि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लाभ बढ़ते हैं, उत्पादन बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है, तो मनी सर्कुलेशन में अधिक चाहिए, तो लोग क्या करते हैं, अपने पास में पैसा कम रखते हैं और तरलता पसंदगी उनकी घटती, अपने पास संचयन नहीं रखते हैं और उसको ट्रांजैक्शन में अर्थव्यवस्था में लाते। मंदी की स्थिति है, आपके रोजगार धंधे चल ही नहीं रहे हैं, तो वो मनी सर्कुलेशन में कम मात्रा में आ पाती है, इसलिए तरलता पसंदगी जो है वो कम पाई जाती है। तो मुद्रा की मांग के संदर्भ में विद्यार्थियों कैम्ब्रिज विश्लेषण क्या मान के चलता है, वो ये मानता है कि मुद्रा की मांग लोग क्यों करते हैं कि अर्थव्यवस्था में उनको संचयन करना होता है मुद्रा को अपने पास में, इसलिए उनके द्वारा मुद्रा की मांग की जाती है। यदि हम मुद्रा की पूर्ति के विश्लेषण को लेके चले तो मुद्रा की पूर्ति के संदर्भ में मैंने अभी आपको पहले भी स्पष्ट किया है कि कैम्ब्रिज विश्लेषण ये मान के चलता है कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मुद्रा की पूर्ति जो है वो कांस्टेंट पाई जाती है, और कांस्टेंट इन अर्थों में कि अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा की पूर्ति किसके बराबर होगी, उनके अनुसार नगद जमा लोगों के पास कितनी है और बैंक जमा लोगों के पास कितनी पाई जाती है, जो कि एक राष्ट्र का केंद्रीय बैंक जारी करता है। इन दोनों ही पक्षों को उन्होंने स्पष्ट किया, मुद्रा की मांग क्या है और मुद्रा की पूर्ति क्या है। सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगी कैम्ब्रिज विश्लेषण के अंतर्गत जो पिगू ने अपना सिद्धांत दिया और मार्शल का समीकरण कहलाता है कि मार्शल ने कैसे गणितीय वे में समीकरण के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया कि किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मुद्रा का परिमाण सिद्धांत की व्याख्या हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों सबसे पहले हम प्रथम बिंदु पर आते हैं और मार्शल क्या कहते हैं। मार्शल का समीकरण है m = ky, जहां m क्या है विद्यार्थियों, मुद्रा की पूर्ति, k क्या है, आय का वह भाग जिसे लोग अपने पास नगद रूप में रखते हैं, y क्या है, मौद्रिक आय। विद्यार्थियों वापस मैं आपको समझा रही हूँ, मार्शल का जो समीकरण है वो हमें सबसे पहले प्राप्त हुआ है और मार्शल का कैम्ब्रिज विश्लेषण क्या बताता है कि m = ky। m क्या है, यहाँ पर मुद्रा की पूर्ति पक्ष को स्पष्ट करता है, k क्या है, आय का वह भाग है जिसे लोग अपने पास नगद रूप में रखते हैं, y क्या है, यहाँ पर मौद्रिक आय। आगे मार्शल ये कहते हैं यदि मौद्रिक आय की परिभाषा y की परिभाषा हम इस प्रकार से करें कि p × q, अर्थात कीमत गुणा उत्पादन की मात्रा, तो समीकरण को इस प्रकार लिखा जा सकता है m = kpq, जहां पर पुनः हम ये कहते हैं m क्या है, मुद्रा की पूर्ति, k क्या है, आय का वह भाग जो लोग अपने पास नगद रूप में रखते हैं, p क्या है, कीमत स्तर, और Q क्या है, उत्पादन की मात्रा। तो अब मार्शल का समीकरण परिवर्तित होकर के क्या हो जाता है विद्यार्थियों, P = m/kq, अर्थात कीमत
किसके बराबर है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत? मुद्रा की पूर्ति डिवाइडेड बाय के अपॉन क्यू। ये हम मान के चलते हैं अर्थव्यवस्था में। यदि कैम्ब्रिज विश्लेषण का हम अध्ययन करने जाते हैं तो मार्शल के समीकरण की व्याख्या हम इस प्रकार से कर सकते हैं। उपयुक्त समीकरण के अंतर्गत हम देखते हैं कि एम स्थिर है, यानी मुद्रा की पूर्ति में किसी प्रकार का संबंध नहीं पाया जाता। तो ऐसी स्थिति में पी और के में जो संबंध हम स्थापित कर रहे हैं वो क्या स्थापित कर रहे हैं कि पी और के में संबंध जो है वो विपरीत संबंध पाया जाएगा। अर्थात यदि के में वृद्धि होती है, एम तो स्थिर मान के ही चल रहे हैं कि मुद्रा की पूर्ति स्थिर है, तो यदि के में वृद्धि होती है तो पी में कमी हो जाएगी और 1/p जो है वो बढ़ेगा। विद्यार्थियों, यहाँ 1/p क्या है? 1/p क्या है? मुद्रा का मूल्य। इनवर्स ऑफ p इक्वल टू मुद्रा का मूल्य। और यदि हम विश्लेषण कर रहे हैं तो यदि हम कहते हैं कि k में कमी होती है तो p में वृद्धि होगी और 1/p घटेगा। इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि k और p में विपरीत संबंध पाया जाता है और k और 1/p में सीधा संबंध पाया जाता है। विद्यार्थियों, अब शाब्दिक अर्थों में मैं आपको और आसान भाषा में समझाना चाहूंगी कि उपरोक्त समीकरण में हम m को स्थिर मान के चल रहे हैं, अर्थात आप हमारी मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में स्थिर पाई जाती है। और अतः P और K में जो संबंध हम बना के चल रहे हैं मार्शल के अनुसार वो क्या बन रहा है? विपरीत संबंध पाया जाता है। इसका अभिप्राय है K क्या है विद्यार्थियों? लोगों की मौद्रिक आय की एक भाग जिसे वो तरल रूप में रखना चाहते हैं। यदि उस लोगों की तरलता पसंदगी में वृद्धि होती है, यानी कुछ अंश वो अधिक अपने पास में रखते हैं, तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लेन देन में मुद्रा कम आएगी और मुद्रा कम आएगी तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मुद्रा की वस्तुओं की मांग कम होगी। मांग कम होगी तो वस्तुओं की कीमतों में कमी होगी, इसलिए पी हमारा घटेगा और पी जब घटता है तो मुद्रा का मूल्य जो है बढ़ता है। इसी तरह से यदि हम के में कमी कर देते हैं, अपने अंतर्गत संचयन कम करते हैं, तो अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई अधिक मात्रा में जाती है, क्रिएट होती है, जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन, आय, रोजगार इत्यादि बढ़ते हैं, वस्तुओं की मांग बढ़ती है और मांग बढ़ती है तो अल्पकाल में कीमत में वृद्धि हो जाती है। जब कीमत में वृद्धि होती है तो मुद्रा का मूल्य 1/p जो है वो घट जाता है। अब आपको स्पष्ट हुआ विद्यार्थियों कि मार्शल के अनुसार के और पी में विपरीत संबंध पाया जाता है, यानी लोगों की तरलता पसंदगी कितना आय अपने पास में लिक्विड रखते हैं के और कीमत स्तर अर्थव्यवस्था में जो होता है वो इनवर्सली रिलेटेड पाए जाते हैं, अर्थात उनमें विपरीत संबंध पाया जाता है। तथा के और 1/p में सीधा संबंध पाया जाता है, अर्थात के बढ़ेगा तो मुद्रा का मूल्य भी बढ़ेगा, के घटेगा तो मुद्रा का मूल्य भी घटेगा। विद्यार्थियों, इसी समीकरण को मैं आपको गणितीय दृष्टिकोण से स्पष्ट करना चाहूंगी। मैंने एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लिया है और उसके माध्यम से आपको स्पष्ट करना चाहूंगी कि किस तरह से के बढ़ता है तो पी पे क्या असर होगा, के घटता है तो पी पर क्या असर होगा। तो मैं सबसे पहले आपको स्पष्ट करती हूँ कि जो मैं गणितीय उदाहरण लेके चल रही हूँ वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है आपका। सपोज कीजिए हम मान के चलें इफ के इज इक्वल टू 20%, यानी अर्थव्यवस्था में लोग अपनी वास्तविक अथवा मौद्रिक आय का 20% भाग अपने पास में संचय करके रखते हैं 1/5। और यदि हम कहें कि उत्पादन की मात्रा 1000 है और m इक्वल टू 2000 है, यानी उत्पादन Q जो है वो 1000 के बराबर 1000 क्विंटल के बराबर है और M जो है वो 2000 रुपीज है। मनी सप्लाई जो है 2000 करोड़ रुपए आप कह सकते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं, के बराबर पाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपका मार्शल का इक्वेशन क्या बनेगा? P इज इक्वल टू M/KQ, जो मैंने आपको पूर्व में स्पष्ट किया है। इस समीकरण में जब हम आंकड़ों को रखते हैं तो विद्यार्थियों हम जानते हैं P क्या है? P इज इक्वल टू 2000, जो मैंने आपको M का आंकड़ा दिया है, मनी सप्लाई 2000 डिवाइडेड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय 1000। और जब उसको हम निकालते हैं तो हमको क्या मिलता है कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कीमत स्तर क्या पाया जाएगा? 10 रुपए। और 1/p क्या होगा? मुद्रा का मूल्य क्या होगा? 1/10। ये मेरे आपके पास में ओरिजिनल एग्जाम्पल है जिसके अंतर्गत मैंने यह मानते हुए कि यदि के 20% हम रख दें, अर्थव्यवस्था में क्यू की मात्रा 1000 क्विंटल गेहूं, चावल, कुछ भी आप बोल सकते हैं, और एम 2000 करोड़ सप्लाई के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में मैंने मार्शल के समीकरण को लगाते हुए आपको जो गणना करके बताई कीमत स्तर की, वो क्या बताई है? P इक्वल टू 10 रुपीज।
और मुद्रा का मूल्य क्या बताया 1/10। अब यदि मैं इस एग्जाम्पल में परिवर्तन किस में कर रही हूँ, के में कर रही हूँ। के मतलब लोगों की तरलता की पसंदगी की रखने की प्रतिशत के अंतर्गत परिवर्तन कर रही हूँ। तो बदल क्या रहा है विद्यार्थियों, यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य क्या यहाँ डिफर हो रहा है, वो ये डिफर हो रहा है कि जब हम फिशर का विश्लेषण पढ़ते थे तो हम मनी सप्लाई में परिवर्तन करते थे। अब डिफर कैम्ब्रिज कैसे हो रहा है विद्यार्थियों, वो ऐसे हो रहा है कि इसके अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं, मुद्रा की पूर्ति तो हमारी कांस्टेंट है, हम बदल किसको रहे हैं, के को बदल रहे हैं। के क्या है, लोगों का पार्ट, वह पार्ट जो कि वो तरल मुद्रा के रूप में रखना चाहते हैं। यदि मैं के को भी 40% कर दूं, अब मैं एग्जाम्पल में परिवर्तन कर रही हूँ आपको स्पष्ट करने के लिए कि के बदलता है तो पी पर असर कैसे आता है। मेरे ओरिजिनल एग्जाम्पल में आपने विद्यार्थियों के इज इक्वल टू 20% देखा, यानी लोग अपनी मौद्रिक या वास्तविक आय का 20% हिस्सा अपने पास में नगद रूप में रखते हैं। लेकिन यदि मैं के को बढ़ा देती हूँ और मैं कहती हूँ के इक्वल टू 40% है, और तब पी क्या होगी, तब पी हमारे को प्राप्त होती है, वो क्या है, पी हमें प्राप्त होती है पी इक्वल टू 5 रुपीज। वही के डेटा लिए मैंने, 2000 मनी सप्लाई लिए, 40% मैंने ले लिया है के का भाग, और 1000 क्विंटल राइस या कुछ भी आप कह सकते हैं वो भौतिक मात्रा मैंने यहाँ ली है। और जब मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो हमारे पास में पी क्या प्राप्त होता है 5 रुपए, या मुद्रा का मूल्य हमें क्या प्राप्त होता है 1/5। अब मैंने उसको नीचे एक्सप्लेन किया विद्यार्थियों, due to increase in K 20% to 40%, price decreased from ₹10 to ₹5 in this example, which shows that relation between K liquidity demanded by person and P price of commodity are inversely related, and relation between K and 1/P value of money is direct। विद्यार्थियों यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जैसे ही मैंने K को 20 से 40% बनाया, करते ही मेरा कीमत क्या हो गया 10 रुपए से घट करके 5 रुपए। इसका मतलब के बढ़ा तो पी घटी, कीमत स्तर घटा। और अगर हम दूसरी भाषा में बात करें, के बढ़ा तो मुद्रा का मूल्य बढ़ा। पहले अपना मुद्रा का 1/10 था, अब अपना मुद्रा का मूल्य क्या हो गया 1/5। तो ये किस बात की विवेचना कर रहा है कि के में परिवर्तन का असर पी पर क्या हुआ और वैल्यू ऑफ मनी पर क्या हुआ। इसी एग्जाम्पल को एक्सपेंड करते हुए मैं आपको फिर ये बता रही हूँ कि सपोज कीजिए कि मैं के को 10% कर देती हूँ, जो मेरा ओरिजिनल कितना था विद्यार्थियों 20%। 20% से अब मैं के को घटा रही हूँ, इससे पहले मैंने के को 40% करके बढ़ाया था। अब मैं के को 10% कर रही हूँ, यानी लोग अपनी वास्तविक आय का 10% अपने पास में रिजर्व रखना चाहते हैं। तब मार्शल का समीकरण क्या बन जाएगा, P इक्वल टू M अपॉन के क्यू। और ऐसी स्थिति में हमें P क्या प्राप्त हुई 20 रुपीज, और 1/P क्या प्राप्त हुई, मुद्रा का मूल्य क्या प्राप्त हुआ 1/20। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ड्यू टू डिक्रीज इन के 20 to 10%, प्राइस इंक्रीज बाय ₹10 to ₹20। जैसे ही हमने के का प्रतिशत घटाया, कीमत जो है वो 10 रुपए से बढ़कर के क्या हो गई 20 रुपए। और इसी तरह से हम ये कहते हैं कि जैसे ही हमने के को घटाया, मुद्रा की वैल्यू क्या हो गई 1/P उससे सीधी ही रिलेटेड हो गई। तो हम इस प्रकार क्या देखते हैं कि उन्होंने, मार्शल ने किसको बदला, मुद्रा के मांग पक्ष को बदल के कीमत और मुद्रा के मूल्य के ऊपर असर देखा। जबकि फिशर क्या कर रहे थे, मुद्रा की मांग को तो उन्होंने कांस्टेंट कर दिया था और मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन करके कीमत स्तर में परिवर्तन किया था। अब बिल्कुल ये व्यवहारिक रूप में मैंने आपको एग्जांपल्स के द्वारा विद्यार्थियों स्पष्ट किया है कि फिशर के ऊपर कैम्ब्रिज विश्लेषण ने क्या सुधार किया, पूर्ति को कांस्टेंट मानते हुए मांग को वेरिएबल फैक्टर माना और के माध्यम से इसकी गणना करने का प्रयास उनके द्वारा किया गया। इस प्रकार से विद्यार्थियों मैंने आपको मार्शल के समीकरण को उपयोग में लेते हुए कैम्ब्रिज विश्लेषण को स्पष्ट करने का प्रयास किया। इस संदर्भ में पीगू का मुद्रा का प्रमाण सिद्धांत क्या कहता है, इसको हम स्पष्ट कर रहे हैं कि दूसरी विचारधारा किसकी थी, प्रोफेसर पीगू की, और पीगू ने किस प्रकार से मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की विवेचना समीकरण की व्याख्या की। पीगू भी कैम्ब्रिज विश्लेषण का ही पार्ट है, हिस्सा है, और उनको कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों के अंतर्गत गिना जाता है। उन्होंने अपने समीकरण के अंतर्गत क्या बताया, P इक्वल टू KR/M। विद्यार्थियों बहुत अंतर है मार्शल के विश्लेषण को स्पष्ट करने में और पीगू के विश्लेषण को स्पष्ट करने में। आप देखिए वहां हम बोल रहे थे P इक्वल टू M/KR, वहां पे हमारा विश्लेषण क्या था कि P वहां रिप्रेजेंट कर रहा था कीमत स्तर को,
यहाँ P क्या कर रहा है, हम उल्टा बोल रहे हैं, P इक्वल टू पीगू उल्टा बोल रहे हैं, P इक्वल टू के आर अपॉन एम। अर्थात यहाँ P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वैल्यू ऑफ मनी को। यहाँ P कीमत स्तर नहीं है विद्यार्थियों, यहाँ P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वैल्यू ऑफ मनी को। K क्या है, वही लिक्विडिटी पार्ट ऑफ रियल इनकम विच पीपल वांट्स टू कीप विद देम। ये लिक्विडिटी पार्ट ऑफ इनकम का, तरलता का वह भाग है जो लोग अपने पास में रखना चाहते हैं। R क्या है, रियल इनकम, वास्तविक आय उनके पास में कितनी है, यानी वस्तुओं सेवाओं की भौतिक मात्रा उनके पास में कितनी है और कितना अंश वो के उसका अपने पास में रखना चाहते हैं। M किसको बता रहा है, यहाँ मनी सप्लाई को बता रहा है। और मनी सप्लाई क्या है, मनी सप्लाई एट ए पॉइंट ऑफ टाइम विच इज गिवन बाय सेंट्रल बैंक। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है विद्यार्थियों। अगर हम फिशर और कैम्ब्रिज का विश्लेषण की तुलना करने लगते हैं तो हम देखते हैं कि फिशर क्या कहते थे, समय अवधि के अंतर्गत मुद्रा की पूर्ति। और जब हम पीगू का विश्लेषण या कैम्ब्रिज विश्लेषण करने लगते हैं तो हम मनी सप्लाई क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, यानी किसी समय विशेष पर मुद्रा की पूर्ति जो कि अल्पकाल में स्थिर पाई जाती है, इसमें परिवर्तन नहीं होता, विच इज गिवन बाय सेंट्रल बैंक। किसके द्वारा दी जाती है, एक राष्ट्र में केंद्रीय बैंक के द्वारा दी जाती है। और जब हम मैथमेटिकल एग्जांपल इसका लेते हैं तो सपोज कीजिए k इज इक्वल टू 20%, वही ले रही हूँ, m इक्वल टू 2000 है, r इक्वल टू 1000 है, क्विंटल राइस है, तो p क्या, p का मान क्या होगा, p इज इक्वल टू के आर अपन m, जो कि हम पीगू के समीकरण में के अंतर्गत सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें p क्या प्राप्त होता है, 1/10। तो वही बात है कि उन्होंने कीमत स्तर के द्वारा व्यक्त किया, पीगू ने उसी विश्लेषण को स्पष्ट किया किसके द्वारा, 1/P के द्वारा, अर्थात मुद्रा के मूल्य के द्वारा, और डिनोट उन्होंने P से किया। लेकिन यहाँ P क्या है, वैल्यू ऑफ मनी को स्पष्ट करती है। विद्यार्थियों, जो ऊपर का विश्लेषण मैंने अभी पीगू के संदर्भ में आपको स्पष्ट किया, उसके अंतर्गत एक कमी पाई गई कि पीगू ने मात्र उस समीकरण के अंतर्गत नगद जमा को ही लिया कि लोग अपनी वास्तविक आय का कितना भाग अपने पास में रखना चाहते हैं। तो उस समीकरण के अंतर्गत उन्होंने मुद्रा के बैंक जमा को नहीं लिया। जब बैंक जमा को नहीं लिया तो बाद में इसमें पीगू के समीकरण को संशोधित किया गया कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वास्तव में मुद्रा की पूर्ति में बैंक जमा भी पाई जाती है। अतः उनका संशोधित समीकरण निम्न रूप में प्रस्तुत किया गया कि मुद्रा का मूल्य P बराबर है KR अपॉन M ब्रैकेट C प्लस H 1 माइनस C ब्रैकेट क्लोज। यहाँ C क्या है, P हम जानते हैं मुद्रा का मूल्य है, K हम जानते हैं वास्तविक आय का वह भाग है जो लोग तरल मुद्रा के रूप में रखते हैं, R हम जानते हैं वास्तविक आय है, M हम जानते हैं मनी सप्लाई है,